हॅलो. हा, इकडे. हॅलो. 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 कोण आले? कोण आले? थांब बनू.
गलतियां अभी भी कम नहीं थी। लेकिन जेम हंसते हुए कहता है कि ट्रेनिंग जारी रही तो वो जल्दी आइंस्टाइन बन जाएगी। ये सुनकर उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वापसी के रास्ते में किजुना
से बाहर हो जाता है। वो स्वॉर्ड ऑफ इवोल्यूशन होता है जो दिखने में काफी हद तक किजुना जैसा लगता है। इधर सर्वाइवर्स अपनी नई कमाई का मजा ले रहे होते। टियाना कसिनो में कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पर बैठी है। वो गेम में पूरी तरह डूबी है लेकिन आसपास हर चीज पर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ निक किजुना के साथ आता है। किजुना तो बस आइसक्रीम लेने आया था लेकिन उसके टर्न से पहले ही आइसक्रीम खत्म हो जाती है और वो चिढ़ जाता है। निक मजाक में पूछता है कि क्या वो गैम्बलिंग ट्राई करेगा। किजुना बताता है कि उसके अंदर एथिक्स प्रोटोकॉल लगे हैं इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। किजुना नोटिस करता है कि कार्ड्स पर एंटी मैजिक लगा है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। तभी बाहर एक बड़ा सा लायन जैसा आदमी कसिनो की तरफ बढ़ता दिखता है जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। अंदर टियाना पूरी शांति के साथ बैठी है। उसे पहले ही यकीन है कि इस कमरे में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसकी नजर स्टेडी है और उसे अपनी जीत की खुशबू पहले से ही महसूस होने लगती है। जैसे टियाना बड़ी रकम जीत कर उठने वाली होती है तभी बाहर से वही बहुत सारे शेर जैसे दरिंदे कसीनो का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हॉल में भगदड़ मच जाती है। टेबल पलट जाती है। लोग डर कर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इधर उधर घुसते हुए किसी को ढूंढ रहे होते हैं और जल्दी साफ हो जाता है कि उसका निशाना निक है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है। तभी पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लियोन है। उसका ये डरावना रूप उसी तलवार की वजह से है जिसे उसने जेल में बुलाया था। कहानी वापस जेल के पास उस पल जाती है। स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन खुद लियोन की बेड़ियां काट देता है और पूछते कि क्या वो अभी अपनी ताकत छोड़ने के लिए तैयार है। वो जानना चाहता था कि पहला शिकार कौन होगा। तलवार से निकलती डरावनी ताकत इतनी भारी होती है कि पास खड़ा गार्ड डर से कांपने लगता है। लियोन शांत होकर निक का नाम लेता है। जब वो पूछता है कि क्या तलवार अभी भी उतनी ही ताकतवर है तो वो गर्व से कहती है कि वो 100 साल पुरानी है और आज की तकनीक उससे कमजोर है। लियोन बिना सोचे तलवार पकड़ता है। इवोल्यूशन चिल्लाता है और उसका शरीर एक खतरनाक जानवर में बदल जाता है। वापस कसीनो में लियोन सब तोड़-फोड़ कर रहा होता है। टियाना एगिट की तरफ देखकर ताना मारती है कि इस बड़ी बिल्ली को अंदर किसने आने दिया। तब उसे याद आता है कि उसने अपना हथियार एंट्री पर जमा करवा दिया था। उसी समय लियोन उसके सामने आकर पूछता है कि कहाँ है। टियाना पहले अनजान बनती है लेकिन जब उसे समझ में आ जाता है कि ये सच में लियोन है तो वो पल भर के लिए चौंक जाती है। उसके बहुत बड़े शरीर को देखकर वो निक का ठिकाना बताने से मना कर देती है। लियोन गुस्से में कहता है कि उसकी सोने की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो झूठ तक पकड़ सकता है। वो उसे यहीं खत्म करने की धमकी देता है। टियाना डरते नहीं वो उसे बातों में उलझाती है और अचानक लाइटनिंग फ्लैश से उस पर हमला कर देती है। तेजी रोशनी और बिजली की मार से लियोन जल जाता है। टियाना भागने की कोशिश करती है लेकिन लियोन तुरंत फिर खड़ा हो जाता है और एक पूरी कसीनो टेबल उठाकर उसके सामने फेंक देता है। टियाना हैरान हो जाती है कि उसका घाव इतनी जल्दी कैसे भर गया। जल्दी सोचते हुए वो एगिट के मैनेजर से कहती है कि एगिट को बाहर ले जाया जाए क्योंकि वही उसकी कमाई का सहारा है। जो उसे लेकर निकलता है। टियाना लियोन की तरफ मुड़कर कहती है कि असली ताकत अपने दोस्तों पर भरोसा करने और उनकी परवाह करने में होती है। लियोन हवा सूंघता है। उसे कोई झूठ महसूस नहीं होता। ये बात उसे अंदर से हिला देती है। वो हंसता है और कहता है कि ये सब कमजोरी है लेकिन उसके मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में भरोसा जैसी कोई चीज होती है। टियाना कहती है कि उसे पकड़ कर निक को बाहर नहीं बुलाया जा सकता। जवाब में लियोन उस पर हमला करता है लेकिन तभी निक बीच में आ जाता है और वार रोक लेता है। वो साफ कह देता है कि उसके रहते टियाना को कुछ नहीं होगा। तभी स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन बोलती है। उसे महसूस होता है कि पास में उसकी तरह की एक और तलवार है। जो कुछ ही पल में उसे समझ में आ जाता है कि वो उसकी पुरानी दुश्मन स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड यानी कि ज़ूरा है। ये याद आते ही डार्क स्वॉर्ड अपनी पूरी ताकत लियोन में डाल देती है। लियोन का शरीर और भी बड़ा और ज्यादा डरावना हो जाता है। अभी सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गई थी। ये दो पुरानी तलवारों की टक्कर बनने वाली थी और बीच में खड़े थे सर्वाइवर्स। स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। अंधेरी तलवार अब सिर्फ लियोन के शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी कब्जा करने लगी है। जैसे टकराव शुरू होता है टियाना निक को यूनियन इस्तेमाल करने का इशारा करती है। वो बिना देर किए उसी वक्त उसके साथ जुड़ जाता है। दोनों मिलते ही एक शानदार और तेज रोशनी से भरा रूप सामने आता है जो लगभग एक लंबे बालों वाली लड़की जैसा दिखता है। उसका ये फॉर्म एक तुरंत ठंड से भरा एक जबरदस्त वार करता है जिसे आइस एज कहा जाता है और उसके बाद एक और हमला करता है लेकिन लियोन उन हमलों से ऐसे सह लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दौरान उसके गुस्से में हल्की दरार पड़ती है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। उसे एहसास होता है कि उसका कोई साफ मकसद नहीं था। वो तो बस निक को थोड़ा परेशान करना चाहता था लेकिन बेकाबू तलवार ने उसे हद से आगे धकेल दिया और अब बेगुनाह लोगों को घायल कर रहे हैं। तलवार को महसूस होता है कि लियोन का गुस्सा कम हो रहा है। वो उसे फिर से पागलपन में धकेलने की कोशिश करती है और दूसरों का दर्द देखने में मजा लेने के लिए उकसाती है। इस बार लियोन उसके बहकावे में नहीं आता। फिर भी स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन ठंडे अंदाज में साफ कर देती है कि अब लौटने में देर हो चुकी है। लियोन तलवार के कब्जे से निकलने की कोशिश करता है। तलवार उस पुराने बुरे पलों को उसके सामने लाकर उसे
कमजोर करने की कोशिश करती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, तभी एक होली लाइट चमकती है। उसे रोशनी में निक और टियाना का फॉर्म सामने आता है और वो एक खास जादू कार्ड का इस्तेमाल करके तलवार का सर तोड़ देते हैं। उनकी मदद से लियोन बच जाता है और कुछ ही पल बाद खुद को फिर से जेल की कोठरी में पाता है, जहाँ वो अपने किए सोचने लगता है। कुछ समय बाद निक उससे मिलने आता है। लियोन हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है, जैसे मजाक में पूछ रहा हो कि क्या वो चिड़ियाघर में बाघ देखने आया। निक उसे भरोसा दिलाता है कि कसीनो में कोई वो नहीं मरा, हल्की जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर लियोन के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। थोड़ी जरूरी बातचीत के बाद निक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निक दौड़ने निकलता है। दौड़ते वक्त उसे अपने दिमाग में एगेट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। वो सोचती है कि शायद वो जरूरत से ज्यादा उसके बारे में सोचने लगा है। जब एगेट उसे बताती है कि अगले स्तर पर पहुंचने के लिए उसे उसका सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो उसकी लालच भरी सोच पर थोड़ी निराश हो जाता है। दोनों पार्क में आराम करते हैं। एगेट उससे पूछती है कि क्या उसे अब जिंदगी का कोई मकसद मिल गया है। वो मानती है कि अगर निक भी उसके कुछ फ्रेंड्स की तरह बेकार जिंदगी जीने लगे हैं तो उसे बुरा लगेगा। ये सुनकर निक कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर वो उस दिन उसकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद वो छोटा मोटा अपराधी बन जाता। वो मानता है कि उसी दिन से वो उसकी असली इंस्पिरेशन बन गई थी। एगेट ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। निक समझ जाता है कि शायद यही वजह थी कि वो कुछ समय के लिए मंच से दूर चली गई थी। दूसरी ओर डॉनी के पब में एगेट की पुरानी जिंदगी की झलक मिलती है। आइडल बनने से पहले उसका असली नाम बेले अगीसन था। वो पहले सिर्फ शौक से गाती थी, लेकिन एक दिन एक क्रिएटर ने उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। डॉनी ने पहले उस आदमी को भगाने की कोशिश की, पर जब उसे पैसे का अंदाजा हुआ तो वो खुद उस इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। एक रात एगेट ने मंच पर एक चमकती हुई गायिका को देखा जो हीरो की तरह चमक रही थी। उसी पल उसके दिमाग में भी सिंगर बनने और लोगों से प्यार पाने की चाह जागी। कुछ समय में वो स्टार के नाम पर बने एक आइडल समूह का हिस्सा बन गई। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन डॉनी धीरे धीरे बदलने लगा। वो असली और लालची हो गया। उसे सिर्फ एगेट की कमाई दिखने लगी और उसने अपने जुए की लत को मानने से भी इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद एगेट अकेली बैठी सोच रही होती है कि डॉनी कितना बदल चुका है। कभी वो एक शानदार बार खोलने का सपना देखा करता था जिस पर उसे गर्व था। उसी दौरान वो देखती है कि क्लाउडिन ने सबके सामने निक का मजाक उड़ा दिया है। निक बुरी तरह टूट जाता है और बारिश में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उसे देखकर एगेट के मन में उसके लिए तरस आ जाता है और वो उससे बात करने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद एगेट फिर से कैसीनो में होती है, जहाँ डॉनी अपनी जीती हुई रकम जुए में उड़ा देती है। वहीं उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो दिखने में फरिश्ता जैसा है, लेकिन जुए में किसी दानव से कम नहीं। वो मेज पर बैठ हर खिलाड़ी को आसानी से हरा देता है। थोड़ी देर बाद वही फरिश्ते जैसा इंसान एक जादुई रूप में बदलकर सबके सामने एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सीन देखकर एगेट पूरी तरह हैरान रह जाती है। बाद में उसका प्रोड्यूसर डॉनी से एक कागज पर साइन करवा देता है ताकि उसके सारे कर्जे खत्म हो जाए, लेकिन शर्त ये होती है कि उसे एगेट को पूरी तरह बोलना होगा और कभी उसे संपर्क नहीं करना होगा। ये सब होने पर एगेट अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे लगने लगा था कि डॉनी अब उसे देख नहीं रहा है, अब सिर्फ पैसे में उलझ गया है। एगेट थक चुकी थी। उसे सुधारने की कोशिश करते करते डॉनी हंसता और सोचता है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा और सबको दिखा देगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके बाद निक एगेट के कमबैक कॉन्सर्ट में जाता है। एगेट स्टेज पर हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आती है और अपने फैंस को बताती है कि हाल ही में कैसीनो में एक अजीब घटना हुई थी, जहाँ एक वॉरियर ने उसकी जान बचाई थी और बिना नाम बताए चला गया था। निक को ये सुनकर अजीब सा लगने लगता है, जैसे वो उस बात से जुड़ा हो। एगेट बताती है कि उसका नया गाना उसे हीरो पर है। वो चाहती है कि जिस होप ने उसे मुश्किल समय में संभाला, वही होप वो अपने फैंस को भी दे सके। कॉन्सर्ट के बाद पार्क में वो फिर से निक से माइंड से बात करती है और उसका मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन निक समझ जाता है कि वो अंदर से परेशान है। जब वो उसे सीधा बात करने के लिए कहता है तो कुछ देर बाद एगेट अपना सारा मन खोल देती है। दोनों के बीच लंबी और सच्ची बातें होती है और वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। अगले दिन किजुना जैम के पास एक मैगजीन लाती है जिसमें स्टेपिंग मैन नाम के एक अजीब आदमी के बारे में लिखा हुआ था, जो रात में बच्चों को उठा ले जाता है। कहा जाता है कि वो हवा में कूद सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाया। किजुना इस बात से बहुत एक्साइटेड होती है। कैरन कहती है कि अगर वो सच में बुरा है तो उसे रोकना चाहिए। निक को ये कहानी झूठी लगती है, लेकिन किजुना मानने को तैयार नहीं होती। तभी ओलिविया टेलर नाम की एक हरे बालों वाली महिला वहाँ जाती है। वो बताती है कि वही उस आर्टिकल की राइटर है। वो हमेशा शहर लेबनेट में होने वाली अजीब घटनाओं की जांच करती है और सच्चाई पता लगाती है। उसी रात जब नशे में एक गली में चला जाता है, उसके सामने एक छोटी लड़की अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ निक के साथ चलते हुए किजुनो अचानक रुक जाती है और कहती है कि जेम खतरे में है। दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकलते हैं। वो देखते हैं कि जेम एक लगभग अदृश्य आदमी से उस लड़की को बचा रहा है। वो स्टेपिंग मैन होता है। किजुनो उससे लड़ती है, लेकिन वो भाग निकलता है। खतरा टलने के बाद जेम लड़की को रेड नाम की महिला के पास ले जाता है, जो इसकी देखभाल करती है। लड़की बताती है कि वही स्टेपिंग मैन था और उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश में हॉस्पिटल पहुंच गई
गई थी। उसका नाम रेना होता है। जैम और बाकी लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं। रेना जैम से उसे अपना स्टूडेंट बनाने की बात करती है क्योंकि वो उसकी हिम्मत से काफी इफेक्ट हुई थी। लेकिन जैम कहता है कि वो अभी बहुत छोटी है। वो उसे आराम करने और किसी भी खतरे से दूर रहने की सलाह देता है। रेना खुशी से उसे अपना मास्टर मान लेती है। अगले दिन सभी लोग बाउंटी गिल्ड जाते हैं ताकि स्टेपिंग मैन के बारे में जानकारी निकाल सकें। काउंटर पर बैठी कैट लेडी उन्हें आसानी से कोई खास जानकारी नहीं देती। वो निक को पहचान लेती है कि वो पहले मास्टर ऑफ वॉर का मेंबर रह चुका है। फिर वो उन्हें एक आसान बाउंटी देती है। उनका टारगेट हेलहार्डी नाम का आदमी होता है और इनाम में कुछ लाख डाइस मिलने वाले होते हैं। जब उनके ग्रुप का नाम पुकारा जाता है तो वहाँ मौजूद बाकी बाउंटी हंटर्स उन्हें पहचान लेते हैं। उनमें से एक उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्हें बाउंटी हंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। टियाना ये बात सहन नहीं करती और उस आदमी से शर्त लगाती है। मिशन लेने के बाद सब लोग गार्बेज कलेक्शन नाम की जगह की तरफ जाते हैं। वहाँ के गेट कीपर से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काम की बात करने की बजाय किसी जज और उसके कुत्ते के बच्चों की कहानी सुनाने लगता है। जब सब लोग सोचते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और जाने लगते हैं तभी वो अचानक उन्हें नेलगावा नाम के किसी खतरनाक आदमी से दूर रहने की वार्निंग देता है। आगे बढ़ते समय कुछ गुंडे उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रुप आसानी से उन्हें हरा देता है। निक उनके लीडर से जानकारी निकलवा लेता है और पता चलता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो शायद बेडरूम वाले इलाके में मिल सकता है। पार्टी आगे बढ़ती है और झुग्गी वाले इलाके से होकर गुजरती है। वहाँ के हालात देखकर सबको समझ आ जाता है कि लोग कितनी खराब हालत में रह रहे हैं। किजोर उस जगह को पहचान लेती है और थोड़ी देर में उन्हें अपने टारगेट हेल मिल जाता है। हेल भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे जल्दी से रस्सी से बांध देते हैं। तभी एक गंजा आदमी सामने आता है। वो खुद को नेलगावा बताता है और कहता है कि हेल उसका मरीज है। वो गुस्से में पूछता है कि वो उसके मरीज को क्यों ले जा रहे हैं। निक शांति से पूरी बात समझाता है। थोड़ी बहस के बाद नेलगावा मजबूरी में उन्हें जाने देता है और कहता है कि हेल जैसे गुनहगार को उसके कामों की सजा मिलनी चाहिए। पता चलता है कि नेलगावा भी जेम की तरह पहले प्रीस्ट रह चुका है और खतरनाक बीमारियों का इलाज कर सकता है लेकिन किसी वजह से अब वो झुग्गी में रह रहा है। किसी वो उसे स्टेपिंग मैन के बारे में पूछती है पर कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। सर्वाइवर से गिल्ड लौटते हैं और बाउंटी लेते हैं। टियाना अपनी जीत का दिखावा करती है, पैसे लेती है और गिल्ड में सबको फ्री ड्रिंक्स दिलवा कर सबका दिल जीत लेती है। अगले दिन वो रिसेप्शनिस्ट से स्टेपिंग मैन के बारे में पूछते हैं। वो ज्यादा नहीं जानती लेकिन बताती है कि एक शक वाली औरत बच्चों से बात करते देखी गई थी। वो इशारा ओलिविया की तरफ करती है जो रेना के साथ बैठी होती है। ग्रुप को शक होता है। वो जांच करने का फैसला करते हैं। निक अपने साथियों को बाहर के रास्ते बंद करने का कहता है। जैसे ही वो ओलिविया से पूछताछ करने वाला होता है वो अचानक ऊंची छलांग लगाकर छत में छेद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में बोतल में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी एक नई मेहमान आती है। जैम उसे पहचान लेता है। वो अड्डा होती है। निक मानता है कि वो उसकी पुरानी टीम के फेमस चीफ की फैन है। अड्डा अपनी बेटी रेना के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। रेना गुस्से हो जाती है क्योंकि जैम उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। जैम बताता है कि एक छोटी लड़की के झूठ की वजह से वो आधी जिंदगी जेल में रहा, इसलिए अब वो छोटी लड़कियों के पास जाते ही घबरा जाता है। रेना पूछती है कि फिर उसने उसे क्यों बचाया। जैम कहता है कि कोई भी बड़ा आदमी खतरे में बच्चे को बचाएगा। अड्डा ग्रुप को समझाती है कि स्टीविंग मैन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये मिशन छोड़ देना चाहिए। निक मना कर देता है और कहता है कि वो बच्चों के गायब होने पर चुप नहीं बैठ सकता। अड्डा साफ करती है कि वो दुख पीछे हटा रही है ताकि रेना अकेली न रह जाए। तब निक उसे ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है। अड्डा मान जाती है और उन्हें एक खास सूट देती है जो उनकी मैजिक ताकत को बाहर निकालने में मदद करता है। वो निक को लाइट बॉडी नाम के स्पेल सिखाती है और उसे रस्सी कूदने को कहती है। निक लगातार कूदता है लेकिन 9वीं बार में उसका घुटना जमीन से टकरा जाता है। स्टेपिंग मैन एक और लड़के को पकड़ लेता है लेकिन किजुना और कैरन उसे बचा लेते हैं। जैम को अजीब लगता है कि वो हर बार एक ही समय पर हमला करता है। निक पूछता है कि क्या वो ओलिविया है। उस आदमी का चेहरा एक पल के लिए बदल सा जाता है और वो छत पर भाग जाता है। किजुना कहती है कि इतने से पहले काम इंसान नहीं कर सकता, जरूर उसके पास कोई मैजिक आइटम है। निक एक पुराने जानकार से मिलता है और खाने के बदले जानकारी लेता है। लियोन उसे इल्यूजन किंग्स जेवल नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है जो यूजर को छिपा देता है। उसका असर तभी टूटता है जब सही नाम लेकर उसे पुकारा जाए और पूरी तरह यकीन हो। अगले दिन ट्रेनिंग में निक पहले से ज्यादा तेज हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आती हैं जब उसके गुरु ने पहले उसे शरीर मजबूत बनाना सिखाया था। अभी वो लाइट बॉडी के साथ ऊंची छलांग लगाता है, हालांकि अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है। जैम बताता है कि उसे स्टेपिंग मैन के बारे में एक पक्का सुराग मिला है। जब फिर झुग्गी पहुंचते हैं जहाँ एक बच्चे की लाश मिली होती है, जैसे ही वो पास जाते हैं किजुना सबको माइंड से चेतावनी देता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक चोगा पहने साकी निक पर हमला करता है। निक लाइट बॉडी से उसके भारी वारों से बचता है। ये देखकर सामने वाले को शक हो जाता है कि निक ही स्टेपिंग मैन है। वो जगह टूटने लगती है और किजुना की टेक्निक का जवाब अपने शैडो क्लोन से देती है। निक मौका पाकर चिल्लाता है कि सच बता दो। तब वो औरत अपना हुड उठाती है और मान लेती
देती है कि वो ओलिविया है। वो कहती है कि उसे भी निराशा हुई कि निक पर शक गया। वो बताती है कि वो स्टेपिंग मैन की तरह कपड़े पहनती है लेकिन असली किडनैपर नहीं है, बस वो दोनों को छतों पर कूदने का शौक है, इसलिए गलतफहमी हुई। वो इस बात को अलग खासकर मुर्दाघर में रखे ताबूत को खोलती है। पहली नजर में उन्हें शरीर में कुछ अजीब नहीं दिखता। तब ओलिविया कहती है कि ध्यान से देखो। जब वो फिर से देखते हैं तो लड़की का चेहरा जरूरत से ज्यादा साफ और ठीक लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कोई जादू उनकी इंद्रियों को देख रहा है। किजुना कहती है कि शरीर को अच्छे से जांचो। तभी उन्हें इल्यूजन किंग के जेवल का एक टुकड़ा मिलता है। ओलिविया उसे तोड़ देती है और तुरंत लड़के का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो वापस होटल जाते हैं और पहचान करते हैं कि वो भागे हुए एक लोहार की बेटी थी। जैम कहता है कि लाश कचरे के पास मिली थी, तो हो सकता है गुनहगार अब भी पास हो। वो वादा करता है कि वो लड़की को उसके माता पिता तक पहुंचाएगा और इंसाफ दिलाएगा। फिर वो धीरे से बताता है कि उसे अंदाजा है कि असली स्टेपिंग मैन कौन है। अगली रात निक फिर छत पर स्टेपिंग मैन को पकड़ लेता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसका हमला फिर से बेकार गया। सामने वाला उसके मार्शल आर्ट्स की तारीफ कर देता है। निक गंभीर होकर पूछता है कि जब उसकी चालें पकड़ ली गई तो वो बार बार वही तरीका क्यों अपनाता है। जवाब में स्टेपिंग मैन अपनी जंजीरें फेंक देता है। निक पास आकर लड़ाई शुरू करता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है कि बच्चों को क्यों उठाया जा रहा है, खासकर कचरे वाले इलाकों के पास से। स्टेपिंग मैन यकीन नहीं करता। निक उसका वार रोक देता है और पीछे हट जाता है। वो कहता है कि जुग्गी में इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर रिसर्च कर रहा है, ये बात साफ शक वाली है। वो सीधे नलगावा का नाम ले लेता है। बादल हटते हैं और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है। नलगावा का बेस खत्म हो जाता है और वो मान लेता है कि निक ने सच पकड़ लिया। निक बताता है कि जब उन्हें पता चला कि बच्चों को येलो डीमन सिकनेस थी तभी साफ हो गया था ये बीमारी ऐसे ही जुग्गी से शहर तक नहीं फैल सकती। जरूर कोई गंदा खेल खेला जा रहा है। उसका डॉक्टर दोस्त उसे पहले ही इशारा कर देता है। जैम ने भी समझ लिया था कि बच्चों को रिसर्च के लिए उठाया जा रहा है, इलाज खोलने की कोशिश में। नलगावा बात करने के मूड में नहीं होता तो निक हमला करता है। बूढ़ा डॉक्टर उसके हर वार को पकड़ लेता है लेकिन निक एक जोरदार लात मारता है जिससे छत टूट जाती है और दोनों नीचे गोदाम में गिर जाते हैं। बाकी टीम भी पहुंच जाती है। जैम पूछता है कि वो इतना नीचे क्यों गिर गया। नलगावा कहता है कि वो सब अपनी बेटी के लिए कर रहा है। जैम बताता है कि येलो डीमन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जो गलती से भी लग सकती है। उसकी बेटी ने एक मरीज के सैंपल से ये पकड़ ली थी जब वो अपने पिता जैसा बनना चाहती थी। लोग बिना सोचे समझे बात फैलाते रहते हैं। बूढ़ा डॉक्टर टूट जाता है और चिल्लाता है कि उसकी बेटी को क्यों मरना पड़ा। वो कहता है कि अब वो इलाज ढूंढने के लिए जितने बच्चों की जरूरत पड़े कुर्बान करेगा। जैम को दुख होता है। वो पूछता है कि क्या उसे उस छोटी लड़की की याद भी है जिसकी जान उसने ली। डॉक्टर चुप हो जाता है। जैम बताता है कि जब वो उसकी लाश घर लेकर गया था तो उसके माता पिता कैसे रो रहे थे। पूरा मोहल्ला दुख में डूबा था कि हर बच्चा किसी का अपना होता है, जैसे उसकी बेटी थी। नलगावा माफी मांगता है। वो कहता है कि एक प्रीस्ट से मिलकर उसने सहारा लिया था और उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैम याद दिलाता है कि उसने अपने क्लिनिक से कई लोगों की जान बचाई और लोग उसे असली डॉक्टर मानते थे। डॉक्टर हंसता है, फिर खून खांसता है और कहता है कि उसे रोकने से सब ठीक नहीं होगा। जैम कहता है कि वो जो भी आएगा एक एक कदम संभालेगा। तभी किजुना को अचानक खतरे का एहसास होता है। वो सबको चेतावनी देता है लेकिन उसी पल एक तेज रोशनी की किरण आती है और बूढ़े डॉक्टर के सीने को चीर देती है। वो एक सफेद मुखौटा पहने नाइट खड़ा होता है और डॉक्टर को हमेशा की नींद लेने को कहता है। वो कहता है कि वो उसे बचाने आया था लेकिन बीच में ऑर्डर बदल गए। फिर वो घमंड से बताता है कि उसने उनका कीमती इल्यूजन किंग का पत्थर तोड़ दिया जो बहुत महंगा था। नलगावा शांत रहता है और कहता है कि जिस पल उसने पकड़े जाने का फैसला किया था उसी पल उसकी किस्मत तय हो गई थी। जब जैम उसके पास जाने की कोशिश करता है तो व्हाइट मास्क उसे टेलीपैथी से दूर फेंक देता है। वो कहता है कि दुश्मनों पर तरस खाने का कोई मतलब नहीं और पहले खुद को बचाना सीखो। कैरन और दियाना मदद के लिए दौड़ती हैं लेकिन व्हाइट मास्क इतनी तेजी से हिलता है कि उनकी आंखें उनका पीछा नहीं कर पाती। वो दोनों को ऐसे दूर फेंक देता है जैसे वो बहुत ही हल्की हो। जैम डॉक्टर को हील करने की कोशिश करता है लेकिन व्हाइट मास्क कहता है कि जैम हमेशा वही गलती करता है। वो अपने साथियों को पहले नहीं रखता। वो उसकी काइंडनेस को सेल्फिश जरूर बताता है और कहता है कि यही सोच एक दिन उसे और उसके दोस्तों को खत्म कर देगी। निक कहता है कि उन्हें यूनियन इस्तेमाल करना होगा लेकिन वो देखता है कि सब पहले से ही बहुत कमजोर है। तब ओलिविया आगे आती है और कहती है कि वो थोड़ा समय संभाल लेगी ताकि वो फैसला कर सके। जैम इशारा करता है और ओलिविया सीधा व्हाइट मास्क पर टूट पड़ती है। वो तेजी से वार करती है और उसका मास्क चटक जाता है। व्हाइट मास्क पीछे हटता है। व्हाइट मास्क खुद को हील करने लगता है। ओलिविया समझ जाती है कि उसके पुराने गियर को तोड़ना आसान नहीं है। तभी निक और जैम अपनी ताकत मिलाते हैं। पहली बार व्हाइट मास्क घबराता है और ग्रेविटी मैजिक से ओलिविया को जमीन पर दबा देता है। फिर वो भारी तलवार से निक को कुचलने की कोशिश करता है। निक स्पीड वाला तरीका
अपनाता है और हवा में छलांग लगाकर हमला करता है। ओलिविया महसूस करती है कि दबाव कम हो गया है और वो ग्रेविटी से बाहर निकल आती है। व्हाइट मास्क निक पर ध्यान देता है, तभी ओलिविया तेज रफ्तार से एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ फेंकती है। वो मुश्किल से बचता है, फिर वो निक को पकड़ लेता है और सोचता है कि जीत गया। तभी किजुना उड़कर उसके चेहरे पर लगता है। व्हाइट मास्क उसे निकाल देता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर वो जोरदार धमाके के साथ वहाँ से चला जाता है। सब मलबे से बाहर निकल आते हैं। जेम तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। बूढ़ा बताता है कि उसे खुद येलो सिकनेस है और वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इमारत गिरने लगती है और किजुना सबको जल्दी बाहर निकलने को कहता है। वो सब लोग भाग जाते हैं। अगले दिन जेम एक अच्छे इंसान को खोने का दुख बनाता है। निक उसे संभालता है। कैरन कहती है कि उसने पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो सब फिर साथ बैठते हैं। किजुना कहता है कि बड़ा केस खत्म हो गया, लेकिन ओलिविया याद दिलाती है कि व्हाइट मास्क किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा था। कोई ऊपर बैठा बस चला रहा है। उनके पास पुराने हथियारों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और वो कभी भी शहर में क्योस फैला सकते हैं। निक ओलिविया से पूछता है कि वो असल में है कौन। वो हंसती है और बताती है कि जैसे कि जुना सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स है, वैसे वो सॉर्ड ऑफ वॉर है। उस दिन के बाद सर्वाइवर्स ज्यादा समय आराम में बिताते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि व्हाइट मास्क के सामने वो कितनी कमजोर थे। निक एक टूटी पुरानी तलवार को देखते हुए अपने बचपन को याद करता है। वो अपने माता पिता के साथ एक गाड़ी में बैठा था और अपने अंकल अर्गस के घर जा रहा था। अचानक उसके पिता चुप हो गए। उसकी माँ ने उसे छिपे हुए खाने में धक्का दे दिया और कहा कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। बाहर तलवारों की आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था कि अर्गस ने धोखा दिया। निक छिपा रहता है। एक मोटा आदमी पैसे लेकर चला जाता है और पीछे हिस्से को भी जांचता है। निक बच जाता है, लेकिन आगे उसे एक बड़े आदमी का सामना करना पड़ता है जिसके हाथ में चाकू होता है। वो आंखें बंद कर लेता है। तभी वो बड़ा आदमी उस मोटे को मार देता है और धीरे से माफी मांगता है। बाद में निक को पता चलता है कि वही उसका अंकल अर्गस है। निक उसका स्टूडेंट बन जाता है। उसे अफसोस होता है कि वो अपने माता पिता को नहीं बचा पाया। वो सोचता रहता है कि वो क्या कर सकता है। रात में वो बिस्तर पर लेटा यही बात सोचता रहता है। वो धीरे धीरे नींद में चला जाता है। वो बारिश की तेज आवाज से जागता है। पास में एगेट गाना गा रही होती है। वो जो छाता उसने उसे दिया था उसे ऐसा छोड़ देता है कि वो उसके सिर पर आ गिरता है। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े हो जाते हैं। रात भर वो शांत माहौल में साथ बैठे रहते हैं और धीरे धीरे बातें करते रहते हैं। उधर सैम डॉक्टर नलगावा की क्लिनिक संभाल रहा है। वो जुबली इलाके के लोगों का इलाज करता है जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। लोगों की मदद करके उसे सच्ची खुशी मिलती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर से नफरत नहीं कर सकता। जब वो एक मरीज के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो वो अपनी शेल्फिश चाहत को भी मान लेता है। टियाना अपने घर पर कई रातों तक सो नहीं पाती। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती है। वो शर्त जीतती रहती है और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे अंदर से खाली खाली लगता है। एक दिन वो एक काफी अच्छा सूप चखती है। उसे एक खास दोस्त की याद आ जाती है जिसे वो सूप बहुत पसंद आता है। अगले दिन कैरन सबसे मिलती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। किजुना देखता है कि वो अपने खाली समय में क्या कर रहा है। वो उसे उनकी पुरानी रूल याद दिलाता है कि वो एक दूसरों की निजी बातें में दखल नहीं देंगे। अब वही रूल उन्हें थोड़ा दूर कर रहा है। काम खत्म होने के बाद सब अलग अलग हो गए थे। उस रात किजुना क्लिनिक में जेम से मिलने आता है। जेम उसे जाने को कहता है। किजुना कहता है कि वो उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, बस इस इलाके में सावधान रहना चाहता है। अगली सुबह कैरन भी आती है। किजुना माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कैरन को पता चलता है कि उन्होंने उसके बिना नाश्ता कर लिया है, तो वो नाराज हो जाती है। वो गुस्से में सड़कों पर चली जाती है। उसके दिमाग में खाली उसकी याद नहीं निकल रही होती। तभी एक छोटी लड़की को उसे तरह ठगे जाते देखती है, जैसे कभी उसके साथ कुछ हुआ था। वो उसे खराब दुकानदार को डांट देती है। थोड़ी देर बाद निक और बाकी लोग उससे मिलते हैं और उसे फेस्टिवल चलने को कहते हैं। टियाना कहती है कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनते ही कैरन मान जाती है। दोस्तों के साथ समय बिताकर उसका गुस्सा कम हो जाता है। वो कहती है कि वो एक ड्रैगनोइन होने के नाते इंसानों के साथ खड़ी रहेगी और दुनिया को बचाने में मदद करेगी। तभी ओलिविया तेजी से आती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड वापस आ रहा है और व्हाइट मास्क भी शामिल है। फिर वो खुद ही मान लेती है कि ये सब उसके दिमाग की बात थी और उसका असली हुनर बस फेक न्यूज बनना है। सबको साथ देकर कैरन की आंखें भर आती हैं। वो मानते कि वो अपनी खोई हुई ड्रैगन किंग स्टोन के बारे में अकेले सोचती रही। चाहे वो दोस्तों के साथ हंस रही थी। टियाना कहती है कि वो उसे ढूंढने जा सकती है, लेकिन इस बार पूरी टीम के साथ जाएगी। अगर वो अपने काम को टीम का जॉब बना दे तो उनके रूल लागू नहीं होंगे। निक कहता है कि सर्वाइवर्स किसी जॉब से नहीं डरते। ये सुनकर कैरन खुश हो जाती है। सब लोग हाथ उठाकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे ग्रुप फोटो ले रहा हो। तभी आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वो सब साथ खड़े होकर रोशनी